बैक टू अपनी कक्षा। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको कराने वाली हूँ आपका अनदर चैप्टर दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस चैप्टर के अंदर आपने प्लांट हार्मोन्स और एनिमल हार्मोन्स के बारे में पढ़ा होगा कि किस तरीके से कौन सा हार्मोन क्या रोल प्ले करता है। इसमें ना वन वर्ड क्वेश्चंस भी बनते हैं, शॉर्ट लॉन्ग हर तरीके के क्वेश्चंस बन जाते हैं। आज हम करने वाले एनसीईआरटी एक्सरसाइज। सबसे पहला क्वेश्चन जब हम देखेंगे, Which of the following is the plant hormone? इनमें से कौन सा है जो प्लांट हार्मोन है? ये बैक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस है। आप भी अपनी एनसीईआरटी खोल लो, एक पेंसिल हाथ में जरूर रख लो सो दैट आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को साथ साथ लिखते रहो। इनमें से कौन सा प्लांट हार्मोन है? तो सबसे पहले याद करो प्लांट हार्मोन्स कौन कौन से थे। ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और एक इथाइलिन भी होता है, कुछ रेफरेंस बुक्स में दिया हुआ है। इनमें से कौन सा हो गया? इंसुलिन एनिमल में होता है, एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन, ये सारे एनिमल हार्मोन्स हैं। साइटोकाइनिन इज द वन। ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, ये चार मेन प्लांट हार्मोन्स हैं। क्या आंसर हो गया? साइटोकाइनिन। ठीक है, आप लिख सकते हो अपनी नोटबुक्स के अंदर जो भी आपको आंसर इसका नहीं मिल रहा होगा या आपको डाउट्स होंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड व्हाट? यहाँ पर कौन से गैप की बात हो रही है? अगर हम न्यूरॉन का डायग्राम देखें तो मान लो ये आपका फर्स्ट न्यूरॉन हो गया और यहाँ पर नर्व एंडिंग आ गई। अब न्यूरॉन की जो सेल्स होते हैं या न्यूरॉन सेल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के पीछे ऐसे लाइन में जुड़े हुए होते हैं। तो इसके पीछे एक और न्यूरॉन आ जाएगा। इनके बीच में जो गैप होगा उस गैप को पूछा गया है क्या बोलते हैं। सो द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज नोन एज, अगर आप सोच रहे हो साइनैप्स, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज नोन एज साइनैप्स। इसके बीच का जो गैप होता है, यहाँ पर केमिकल एक्टिविटी होती है। जो भी सिग्नल होगा क्या करते हैं न्यूरॉन्स, ऐसे लाइन में होते हैं, एक के पीछे एक के पीछे एक। ये सिग्नल लेगा, यहाँ से पास करेगा, फिर नेक्स्ट के पास जाएगा, फिर नेक्स्ट के पास जाएगा। इस तरीके से सिग्नल्स पास ऑन होते रहते हैं। तो यहाँ पर भी एक केमिकल एक्टिविटी होती है कि सिग्नल नेक्स्ट वाले के अंदर जाता है। द गैप इज नोन एज साइनैप्स। डेंड्राइट किसको बोलते हैं? ये जो आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दीज आर डेंड्राइट्स। एक्सॉन, सबसे लंबा जो डेंड्राइट होगा दैट इज नोन एज एक्सॉन। इम्पल्स, यहाँ पर केमिकल इम्पल्स की बात हो रही है या फिर इलेक्ट्रिक इम्पल्स की बात हो रही है जिसमें जो सिग्नल है वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। उसमें सिर्फ ये पूछा द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स साइनैप्स, ये इसकी डेफिनेशन है इनफैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस? पहला ऑप्शन दिया हुआ है थिंकिंग, तो थिंकिंग तो ब्रेन से ही करते हैं। देन रेगुलेटिंग द हार्ट बीट, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे सारे इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है। ब्रीदिंग से लेकर जो भी डाइजेशन वाला प्रोसेस हो रहा होता है, सारा जो भी अपने आप प्रोसेसेस हो रहे हैं इनवॉलंटरी है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हार्ट को कंट्रोल करना भी एक इनवॉलंटरी एक्शन है, वो भी हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। Then balancing the body, maintaining the posture, that is also done by brain. So all these activities are done by brain. All of the above is the answer. The brain is responsible for all of the following activities. Next question, what is the function of receptors in our body? Think of situations where receptors do not work properly. What problems are likely to arise? तो receptors को पहले क्या बोलते हैं ये जानते हैं। Receptors are nothing but special cells in our body. स्पेशल सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, स्किन के ऊपर सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। तभी हम स्किन के ऊपर सारा टेम्परेचर का फील जो भी होगा, टेम्परेचर का जो चेंज होता है वो फील कर सकते हैं। अगर आइस आपकी स्किन पर टच करेगी तो भी आपको पता चल जाएगा, या फिर कोई हॉट प्लेट या कोई हॉट ऑब्जेक्ट टच करेगा तो भी हमें पता चल जाएगा। हम किसी शार्प ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर पैर रख देते हैं या टच हो जाते हैं तो भी हमें पता चल जाता है। दैट इज बिकॉज ऑफ दो स्पेशल सेल्स जिसको क्या बोलते हैं? रिसेप्टर्स। तो अगर रिसेप्टर्स की डेफिनेशन पूछी जाए तो आप क्या लिखेंगे? Receptors are specialized cells that can respond to stimuli या that helps in responding to stimuli. Receptor cells ही नहीं होते अगर हमारी बॉडी के ऊपर और हमें कुछ भी फील नहीं होता। तो मान लो कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट हमें टच कर रहा है तो हमें पता नहीं चलता, सिग्नल्स हमारे ब्रेन तक नहीं जाते, बट यहाँ पर जो सेल्स प्रेजेंट है वो डैमेज हो जाते, राइट। इसका आंसर देखो एक बार। रिसेप्टर्स आर स्पेशलाइज्ड सेल्स लोकेटेड इन आवर सेंस ऑर्गन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सबसे ज्यादा कहाँ प्रेजेंट होंगे? हमारे सेंस ऑर्गन्स में। ईयर इज सेंसिटिव टू नॉइज, तो वहां पर वो वाले सेल्स प्रेजेंट है जो कि नॉइज को डिटेक्ट कर सकते हैं। नोज की अगर हम बात करें तो नोज के अंदर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट है
जो कि स्मेल को डिटेक्ट कर सकते हैं। कोई बैड स्मेल होगी, कोई भी अच्छी स्मेल होगी, दैट इज बिकॉज ऑफ रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन नोज। अब जब भी हमें कोल्ड होता है या इन्फ्लुएंजा होता है तो हमें स्मेल नहीं आता है, दैट इज बिकॉज ये वाले जो रिसेप्टर्स होते हैं ये ठीक से काम नहीं कर पाते, तो हमें कोई भी स्मेल नहीं आती। कोविड के केस में देखें तो स्मेल नहीं आ रही थी पेशेंट्स को, रीजन बीइंग वो रिसेप्टर्स वहां पर बिल्कुल काम ही नहीं कर पा रहे थे, रिसेप्टर्स पर फर्क पड़ा था। इनफैक्ट रिकवर करने में कितना टाइम लग गया था, तो रिसेप्टर्स पर फर्क पड़ा था, वो स्पेशल सेल्स जो नोज के अंदर प्रेजेंट थे। उसके बाद स्किन तो सारी चीजों को डिटेक्ट कर सकता है, सारी चीजें एज इन टच वाले जो भी रिसेप्टर्स होंगे, फिर टेम्परेचर वाला हो या फिर कोई शार्प ऑब्जेक्ट हो, स्किन से पता चल जाएगा। देन टंग के ऊपर कौन से रिसेप्टर्स होंगे, टेस्ट रिसेप्टर्स होंगे। एंड आईज के ऊपर कौन से रिसेप्टर्स होंगे, विजन वाले रिसेप्टर्स होंगे, लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर्स, लाइट और कलर को डिटेक्ट करती है हमारी आईज, तो वही वाले रिसेप्टर्स प्रेजेंट है आईज के ऊपर। ये हमारे सेंस ऑर्गन्स और इनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं स्पेशल सेल्स जिनको बोलते हैं रिसेप्टर्स। आगे देखो फंक्शन क्या है रिसेप्टर्स का, टू डिटेक्ट इंफॉर्मेशन। टू डिटेक्ट इंफॉर्मेशन, दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ रिसेप्टर्स, कि इंफॉर्मेशन को ले लेना फ्रॉम द एनवायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अब ये ध्यान से रखना जरा, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, ये जो वर्ड आता है ना ऑल्फैक्टरी, दैट इज रिलेटेड टू स्मेल। If receptors do not work properly, the information obtained from the environment will be delayed to reach the spinal cord or brain. In this situation, the response to the environmental stimulus will be delayed, causing harm to the body. For example, skin receptors damage हो गए और अगर हमने गलती से किसी hot object को हाथ लगा लिया तो हमारा हाथ जल जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा, है ना? Get burn as the damaged receptor cannot perceive the external stimuli of heat and pain. इसको फिर से समझेंगे एक बार। मान लो ये हमारा हैंड है, ठीक है, इसके ऊपर कोई हॉट ऑब्जेक्ट लग गया, कोई हॉट पैन था या फिर कोई भी हॉट प्लेट थी जिससे ये टच हो गया, ये हॉट प्लेट है, ठीक है। इससे अगर ये एक्सीडेंटली टच हो गया तो हमारी स्किन के ऊपर क्या प्रेजेंट है, स्पेशल सेल्स जिनको हम क्या बोलते हैं, रिसेप्टर्स। तो यहाँ पर वो सारे के सारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं। अब ये रिसेप्टर ने इस हॉट सिग्नल को रिसीव किया और ये एंटर करते ही हमारी पूरी बॉडी में एक नर्वस सिस्टम है, हर जगह नर्व्स प्रेजेंट है, नर्व सेल्स प्रेजेंट है और इसी काम के लिए। अभी देखना यहाँ पर सबसे पहले रिसेप्टर्स के बाद, रिसेप्टर्स यानी कि स्पेशल सेल्स, उसके बाद सिग्नल जाता है सेंसरी न्यूरॉन के पास। सेंसरी न्यूरॉन, ये जो हॉट प्लेट वाला सिग्नल था ये रिसेप्टर्स के बाद किसके पास जाएगा, सेंसरी न्यूरॉन के पास जाएगा। सेंसरी न्यूरॉन से ये आ जाता है स्पाइनल कोड के पास, क्योंकि ये एक क्विक एक्शन है, हमें इसमें जल्दी से रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि ब्रेन सोचे और समझे फिर डिसीजन ले। स्पाइनल कोड रिफ्लेक्स एक्शन करता है, जल्दी से कोई चीज लेनी है, जल्दी से कोई एक्शन करना है, दैट इज डन बाय स्पाइनल कोड। तो ये स्पाइनल कोड तक जाएगा, स्पाइनल कोड रियलाइज करेगा कि नो दिस प्लेट इज वेरी हॉट, अगर ये टच हो गया तो सेल्स डैमेज हो जाएंगे, हमें पेन का फील होगा, सारी हमें जो भी सेंसेस हमें फील होती है। उसके बाद स्पाइनल कोड से ये सिग्नल जाएगा दूसरे न्यूरॉन के पास जिसको बोलते हैं मोटर न्यूरॉन, क्योंकि अब सेंसरी न्यूरॉन का काम हो गया है कि इसने सेंस करना था। अब हमें क्या करना है, ये हाथ यहाँ से हटाना है। तो ये हाथ हटाना है विच विल बी डन बाय मोटर न्यूरॉन जो कि मसल सेल से कनेक्टेड है। तो ये एक्शन किसके ऊपर करेंगे आप, मसल्स के ऊपर, तभी तो हम अपना हाथ हटा पाएंगे। तो मसल्स के ऊपर ये एक्शन करता है और हाथ रिमूव हो जाता है। ये इतना जल्दी होता है तभी इसको क्या बोल देते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। ये आपका एनसीईआरटी में डायग्राम भी बना हुआ है, इस तरीके से एक फ्लो चार्ट भी बना हुआ है। सो आई होप आपको समझ आया होगा। सेंसरी और मोटर न्यूरॉन में बच्चों को कंफ्यूजन होती है। सेंसरी यानी कि सेंस करने वाले न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स काम करेंगे। मोटर किस पे काम करेंगे, मसल्स के ऊपर काम करेंगे। थिंक ऑफ सिचुएशंस वेयर रिसेप्टर्स डू नॉट वर्क प्रॉपर्ली। अब इन रिसेप्टर्स ने काम ही नहीं किया, इनकी सेंसिटिविटी डीले हो गई है या फिर ये काम ही नहीं कर रहे हैं, तब क्या होगा, क्या ये सिग्नल आगे स्पाइनल कोड तक जाएगा, नहीं जा पाएगा ना। स्पाइनल कोड को पता ही नहीं चलेगा कि क्या सेंस कर रहे हैं हम, क्या टच कर रहे हैं। जैसे कितनी बार आपने देखा होगा कि अगर किचन में गैस लीक हो रही होती है तो हमें पता नहीं चलेगा अगर हमें कोल्ड हो रहा होता है, क्योंकि हमारे नोज के रिसेप्टर्स काम ही नहीं करते। सो
अगर हमें पता चल जाती है स्मेल, तो हमें पता चल जाता है गैस लीक हो रही है, तो हम उसको बंद कर देते हैं। सो इनकी वजह से, इन रिसेप्टर्स की वजह से हम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं, अवेयर रहते हैं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। कोई भी रिसेप्टर अगर काम नहीं करेगा तो हम ठीक से परफॉर्म नहीं करवाएंगे हमारे एनवायरमेंट के अंदर। समझ आया है क्वेश्चन? आप इस आंसर का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। हमें हीट और पेन जैसी चीजें, जो भी एक्सटर्नल स्टिमुलस है, वो पता नहीं चलेगा। अगर ईयर के रिसेप्टर्स खराब हो गए तो हमें कुछ सुनाई नहीं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शंस। डायग्राम भी ड्रॉ करना है और फंक्शंस भी देखने। तो पहले बना देते हैं डायग्राम। सबसे पहले आपको किससे स्टार्ट करना है? यहाँ सेंटर में बनाएंगे न्यूक्लियस। उसके बाद ये आपने बना दिया यहाँ पे न्यूक्लियस। उसके बाद हेयर जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं बाहर, उन हेयर जैसे स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स बोलते हैं। कुछ इस तरीके से होते हैं ना, एक सबसे लंबा डेंड्राइट। अच्छा, ये डेंड्राइट्स किससे बने हुए हैं? न्यूक्लियस के बाहर क्या था? हम एक सेल कैसे बनाते थे? ऐसे बना देते थे न्यूक्लियस और बाहर एक सेल साइटोप्लाज्म से भरा हुआ। यहाँ पर ये भी साइटोप्लाज्म की ही एक्सटेंशंस है, यहाँ कुछ भी नहीं है, साइटोप्लाज्म ही भरा हुआ है। बट इसकी शेप ऐसी क्यों है? ताकि ये सारे सिग्नल को अच्छे से ले सके हर जगह से। अगर ये राउंड शेप का होता तो इतने अच्छे से काम नहीं कर पाता। इस शेप में ये सारे रिसेप्टर्स को अच्छे से ले पा रहे हैं और सिग्नल को रिसीव कर पा रहे हैं। आगे देखो, ये सबसे लॉन्गेस्ट डेंड्राइट जिसका नाम है एक्सॉन। उसके बाद यहाँ पर आ जाती है नर्व एंडिंग। यहाँ पर नर्व सेल खत्म हो रहा है। अब इसके ऊपर एक और चीज भी हमने पढ़ी हुई है, एक कवरिंग होती है। कुछ कईयों पे नहीं होती, कईयों पर होती है। तो जिनके ऊपर होती है उसको बोलते हैं माइलिन शीट से ये कवर्ड है। ये जो मैं यहाँ पर ऐसे बॉक्सेस बना रही हूँ ना, इसको बोलते हैं माइलिन शीट। माइलिन शीट, अगर इसके ऊपर माइलिन शीट है तो ये माइलिनेटेड हार्मोन हो गया, माइलिनेटेड न्यूरॉन। और अगर नहीं होती माइलिन शीट तो हम इसको क्या बोल देते? नॉन माइलिनेटेड या अनमाइलिनेटेड। नाउ ये एक न्यूरॉन है। फटाफट से अब हम लेबलिंग देख लेते हैं। ये हो गई पूरी की पूरी सेल बॉडी। सेल बॉडी, ये जो लंबी सी चेन जैसा स्ट्रक्चर बनाया है, दिस इज नोन एज एक्सॉन। और एक्सॉन के ऊपर माइलिन की शीट प्रेजेंट है। यहां पर आप क्या लिख देंगे? नर्व एंडिंग। सिर्फ 3 मेन इसकी लेबलिंग्स है। उसके बाद वाले पार्ट्स तो आपको याद ही है। इस शीट का नाम भी मैंने आपको बता दिया, माइलिन। माइलिन शीट। दीज आर डेंड्राइट्स, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। सेंटर में क्या प्रेजेंट होगा बच्चों? न्यूक्लियस। दिस इज योर न्यूक्लियस। यहां पर हम साइटोप्लाज्म भी लिख सकते हैं। डेंड्राइट्स हमने लिख दिए। सो दिस वॉज योर मेन डायग्राम, न्यूरॉन। एंड अब उसके वो भी देखेंगे, फंक्शंस लिखने हैं आपको हर एक के। नर्व सेल और न्यूरॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ये फंक्शनल यूनिट का क्या मतलब होता है? देखो, हमारी बॉडी छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बनी हुई है। सेल्स का ग्रुप मिलकर टिश्यूज फिर ऑर्गन बना लेता है। तो फंक्शनल यूनिट मतलब कि वो किन छोटे छोटे हिस्सों से मिलकर बना हुआ है। अगर मैं नर्वस सिस्टम की बात करूं तो ये किससे मिलकर बना हुआ है? नर्व सेल्स को जोड़ दो तो हमारा कौन सा सिस्टम बन जाएगा? नर्वस सिस्टम बन जाएगा। आगे, अ नर्व सेल हैज 3 पार्ट्स, सेल बॉडी, डेंड्राइट एंड एक्सॉन। तीनों पार्ट्स आपने देख लिए। आगे देखो, द फंक्शन ऑफ नर्व सेल्स इज टू कैरी इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। किस फॉर्म में जाता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल या फिर केमिकल इंपल्स की फॉर्म में एक सिग्नल एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जाता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही क्यों? वाई इलेक्ट्रिकल सिग्नल? बिकॉज इट हैज टू बी वेरी क्विक। बहुत जल्दी जाना होता है ना, इसलिए हम कितनी जल्दी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। हॉट प्लेट को टच किया, हमें पता भी नहीं होता, गलती से टच होता है और हम ऐसे हटा लेते। सो दैट रिफ्लेक्स एक्शन इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। Then cells receive stimulus to send it to spinal cord and brain and carry the message from brain to the target organ. वापस आ जाओ इसके ऊपर जो हमने एक फ्लो चार्ट बनाया था। न्यूरॉन का फंक्शन क्या है? सिग्नल को रिसीव करना,
स्पाइनल कॉर्ड या फिर ब्रेन तक लेके जाना और फिर रिएक्ट करना या फिर सिग्नल भेजना मसल तक या फिर जहां पर भी हमें रिस्पॉन्ड करना है। ठीक है, बस उसी को आपको लैंग्वेज एक लाइन बनाकर लिखना है। आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, बट प्रेफर करना एनसीईआरटी की लैंग्वेज में लिखो, एनसीईआरटी वाले आंसर्स लिखो। सेल्स रिसीव स्टिमुलस टू सेंड इट टू स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन, कैरी करेगा मैसेज ब्रेन से टारगेट ऑर्गन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू फोटोट्रोपिज्म अकर इन प्लांट्स। ये प्लांट हार्मोन्स वाला टॉपिक है। फोटोट्रोपिज्म कैसे होता है प्लांट्स के अंदर, चलो देखते हैं। फोटो का मतलब क्या होता है, पहले तो टर्म से समझेंगे। फोटोट्रोपिज्म, ये जो वर्ड फोटो है ना, फोटो का मतलब होता है लाइट। फोटो मीन्स लाइट एंड ट्रोपिज्म मतलब मूवमेंट। ट्रोपिज्म मतलब मूवमेंट। लाइट यहां पर एक तरीके का स्टिमुलस हो गया और मूवमेंट एक तरीके का रिस्पॉन्स हो गया। तो अगर स्टिमुलस को देखते हुए कोई भी रिस्पॉन्स जनरेट करे, दैट इज योर ट्रॉपिकल मूवमेंट। जो हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि ट्रॉपिकल मूवमेंट एक्चुअली होती क्या है, वो वाली मूवमेंट जो किसी भी स्टिमुलस की हेल्प से हो। अब स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है, लाइट, हीट, टच, दीज ऑल आर स्टिमुलस। ठीक है, अब रिस्पॉन्स क्या था यहाँ पर, मूवमेंट। स्टिमुलस यहाँ पर क्या है, लाइट, तो बन गया फोटोट्रोपिज्म, लाइट को रिस्पॉन्ड करते हुए मूवमेंट। नाउ अगेन द क्वेश्चन कम्स कि लाइट के तरफ जाना है, लाइट से दूर जाना है, किस तरीके का मूवमेंट होगा। तो अगर लाइट की तरफ मूव कर रहे हैं तो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। अगर हम स्टिमुलस की तरफ मूव कर रहे हैं, यहाँ पर स्टिमुलस क्या है, लाइट, तो अगर यहाँ पर लाइट का सोर्स है और कोई भी चीज, कोई भी लिविंग बीइंग इसकी तरफ मूव कर रहा है तो ये पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म हो गया। और यहाँ पर लाइट है, इससे दूर जा रहे हैं तो वो हो जाएगा नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। अब इसके बड़े अच्छे से एग्जाम्पल्स हैं, बहुत ही इजी एग्जाम्पल्स हैं इसके, देखो। अगर मैं स्टेम की बात करूं, यहां हम बना लेते हैं स्टेम और नीचे हम बना लेते हैं रूट्स। ये हो गई नीचे की तरफ रूट्स। ठीक है, सन कहाँ होगा, ऊपर की तरफ। अब स्टेम की जो ग्रोथ है वो हमेशा ऊपर की तरफ होती है, यानी कि लाइट की तरफ। आप एक एक्सपेरिमेंट करके भी इसको प्रूव कर सकते हो। ये तो नेचुरली हमें दिख रहा था। हम एक डार्क रूम ले लेते हैं और वहां पर, डार्क रूम मतलब वहां पे लाइट्स नहीं है, और हमने एक छोटी सी विंडो बना दी। सिर्फ वो एक छोटा सा विंडो ही लाइट का सोर्स है, बाकी सारा आपका डार्क रूम रहेगा। उस विंडो को खुला छोड़ देना, वहां से लाइट आएगी। आप अपने प्लांट को थोड़ा सा दूर रखना, बिल्कुल विंडो की तरफ मत रखना। आप देखोगे जब उसकी और ज्यादा ग्रोथ हो रही है तो वो जो स्टेम है वो लाइट की तरफ बेंड कर जाएगी। यहाँ पर सन ऊपर था तो ऊपर की तरफ। अगर मैं स्टेम को, अगर सन को यहाँ से हटाकर, या कोई भी लाइट का सोर्स है उसको यहाँ से हटाकर यहाँ पर रख देना, तो इसकी ग्रोथ किस तरफ होगी, सन की तरफ। अभी इसका रीजन देखेंगे ऐसा क्यों होता है। अब बात करते हैं रूट्स की। आपको रूट्स कभी भी ऊपर की तरफ ग्रो करती हुई नहीं दिखती है, रूट्स हमेशा नीचे की तरफ जाती है, यानी कि सनलाइट की अपोजिट साइड। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। और जो लाइट की तरफ ग्रो कर रहा है दैट इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। याद रहेगा ना, प्लांट का एग्जांपल, स्टेम और रूट के एग्जांपल से आप इसको याद रख सकते हो। स्टेम शोज पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म एंड रूट शोज नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। बैक टू द क्वेश्चन, फोटोट्रोपिज्म कैसे होता है प्लांट्स के अंदर। लेट्स लुक एट द आंसर। द मूवमेंट इन एनी पार्ट ऑफ अ प्लांट ड्यू टू लाइट, लाइट की वजह से अगर मूवमेंट हो रही है दैट इज नोन एज फोटोट्रोपिज्म। शूट यानी कि स्टेम, द शूट ऑफ द प्लांट शोज पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म एंड रूट शोज नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। जो प्लांट की स्टेम है वो पॉजिटिव दिखाएगी और रूट्स नेगेटिव दिखाएगी। Phototropism in plants occur due to the hormone auxin.
वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो हार्मोनल मूवमेंट हो रही है लाइट की तरफ, दैट इज बिकॉज ऑफ ऑक्सिन हार्मोन. व्हेन लाइट फॉल्स ऑन वन साइड ऑफ द प्लांट, द सीक्रेशन ऑफ ऑक्सिन हार्मोन इज मोर इन द पार्ट अवे फ्रॉम द लाइट. Hence, auxin causes growth in the length of the cells in shady parts. So, the plant appears to bend towards the light. Now, understand this. Sunflower का इसका सबसे important example आ जाता है. जो sunflower होता है, इसको यहाँ पे हम यहाँ sun बना देते हैं. Sunflower जब तक grow करता है, तब तक उसकी जो face होती है ना, वो sun की तरफ इस तरीके से घूमती रहती है. मतलब sun जो है, अगर इस तरफ move कर रहा है, तो ये भी उसकी तरफ इस तरीके से move करता रहेगा. ठीक है? So, लेट अस अंडरस्टैंड. यहां पर हम बना देते हैं सनफ्लावर. क्या बोला हमने? सनफ्लावर का जो फेस होगा ना, वो हमेशा किसकी तरफ होगा? सन की तरफ होगा. अब ऐसा क्यों होता है? लेट अस अंडरस्टैंड दिस. वैसे इसका जो मेन रोल है दैट इज इन द स्टेम. इसकी स्टेम की वजह से ऐसा होता है. सन इस तरफ और इसका फेस इस तरफ. ऐसा इसलिए हो रहा है, इसकी स्टेम में है ऑक्सिन हार्मोन. अब इस स्टेम को ना यहाँ पर हम बड़ा सा बना देते हैं. ऑक्सिन हार्मोन को सनलाइट बिल्कुल पसंद नहीं है, तो वो सन की तरफ तो जाएगा नहीं. कहाँ इकट्ठा होने की कोशिश करता है? स्टेम की दूसरी तरफ. सन यहाँ पर है ना, तो ये ऑक्सिन हार्मोन यहाँ डिपॉजिट होने की कोशिश करेगा, इस वाली तरफ. ये सारा क्या है? ऑक्सिन हार्मोन. सन इस तरफ, तो देखो ये दूर भाग गया, ऑक्सिन हार्मोन इस तरफ आ गया. अब ये ऑक्सिन हार्मोन ग्रोथ हार्मोन है, अपना फंक्शन तो करना ही है इसने. ये साइड में आकर अपना फंक्शन करने लग जाता है, यानी कि शेडी पार्ट में. शेडी पार्ट मतलब छाया वाला एरिया जहां पर सनलाइट डायरेक्ट नहीं आ रही है. तो इस तरफ जाकर डिपॉजिट हो गया, यहां पर जाकर ये ग्रोथ करना शुरू कर देता है. एक काम करते हैं, अभी हम इसको बेंडेड नहीं दिखाते, इसको सीधा दिखा देते जैसे ये पहली थी, ऐसे. ठीक है? अब इस तरफ सन है, ऑक्सिन हार्मोन उस तरफ डिपॉजिट हो गया, इसने ग्रोथ करी. ग्रोथ करने के बाद सिर्फ इस एरिया में ग्रोथ हुई है बच्चों, इस एरिया में तो ग्रोथ हुई ही नहीं एज कंपेयर टू दिस वाली साइड. सो ये ग्रोथ की वजह से यहां पर मास ज्यादा आ गया, यहां पर मास अभी कम है. सो बिकॉज ऑफ ऑल द ग्रोथ ये इस तरीके से बेंड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर वेट ज्यादा हो जाएगा ना, मास इस तरफ ज्यादा है, यहाँ पर ग्रोथ ज्यादा हुई है. सोचो एक ही स्टेम के अंदर ये फंक्शन हो रहा है, एक साइड ग्रोथ ज्यादा हो रही है और एक साइड कम. दैट इज बिकॉज ऑफ ऑक्सिन हार्मोन. यहाँ पर ग्रोथ ज्यादा हुई, उसने स्टेम को बेंड करा दिया, जिसकी वजह से हमें सनफ्लावर सन की तरफ दिखता है. तो उसकी अपोजिट साइड ग्रोथ हुई है और वो सन की तरफ बेंड कर गया है. जब छोटा सा होता है ना सनफ्लावर, तब तो हमें वो ऐसे घूमता हुआ भी दिखता है. अगर आप सुबह से शाम तक बैठ जाओगे और देखोगे तो सनफ्लावर आपको ऐसे सन की तरफ देखते हुए मिलेगा. बट जब ये बड़ा हो जाएगा, कंप्लीटली मैच्योर हो जाएगा, तो परमानेंटली उसकी शक्ल किस तरफ होती है? जहां से सन राइज करता है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब हम. Which signal will get disrupted in case of spinal cord injury? स्पाइनल कोड में अगर इंजरी हो जाती है तो कौन से फंक्शंस जो हैं वो डिसरप्ट हो जाएगी, यानी कि किसमें प्रॉब्लम आ जाएगी, कौन सी चीजें जो है जिसके अंदर हिंड्रेंस आएगी. स्पाइनल कोड के अंदर इंजरी हो गई है तो स्पाइनल कोड का मेन फंक्शन याद करो, मैंने अभी आपको इसी वीडियो के अंदर बताया है. सारे इनवॉलंटरी एक्शंस मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, वो सारे के सारे स्पाइनल कोड जो है हैंडल कर लेता है. ब्रेन के मेन पार्ट से उसका फंक्शन सोचना, ब्रेन भी इनवॉलंटरी एक्शंस कंट्रोल कर रहा है, ऐसा नहीं है ब्रेन नहीं कर रहा, बट स्पाइनल कोड का मेन फंक्शन सारे इनवॉलंटरी एक्शंस और रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करने का है, जो कि क्विक सिग्नल्स होने वाले. अगर स्पाइनल कोड में इंजरी हो जाती है तो सारे के सारे जो रिफ्लेक्स एक्शंस है उस पर फर्क पड़ेगा, हमारा जो सेंसरी सिस्टम है उस पर फर्क पड़ेगा. सो लेट अस सी, इसके दो ही पॉइंट्स हैं. All the involuntary actions will be disturbed. सारे involuntary actions disturb हो जाएंगे. कौन से involuntary actions? तो अभी हमने देखे. Then reflex actions will be disturbed because reflexes are located in the spinal cord. अभी जो आपने चार्ट बनाया था, वो चार्ट इस चैप्टर के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, उससे इतने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं. आप हर एक क्वेश्चन के अंदर ना वो वाला आंसर से रिलेट करके अपने पूरा आंसर फॉर्म कर सकते हो उस फ्लो चार्ट से. अब देखो, द क्विक रिस्पॉन्सेज जो हमारी बॉडी को सेफ रखेगा, दैट विल नॉट टेक प्लेस. तो आपने देखा होगा बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो उनका स्पाइनल कोड डैमेज हो जाता है.
सो वो या तो कोमा में चले जाते हैं या फिर अपने सेंसेस में नहीं रहते, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलस। जो भी स्टिमुलस उसको मिल रहा है उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पा रहे, वो ठीक से सुन नहीं पाते, उनको स्मेल का पता नहीं चलता, टच का पता नहीं चलता, टेस्ट का पता नहीं चलता। तो डिपेंड करता है कितनी इंजरी है, बट अगर स्पाइनल कोड में इंजरी है सो दीज फंक्शंस विल बी डिस्टर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन अकर इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या हो रहा है, चैप्टर का नाम ही था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब प्लांट्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ हार्मोन्स हैं जो सारा का सारा फंक्शन कर रहे हैं, उनके पास हमारी तरह ब्रेन और स्पाइनल कोड थोड़ी है, दे ओनली हैव hormones, hormonal system, whereas animals and human beings on the other side has both. We have spinal cord, organ, special system है हमारे पास, hormones भी है काम को करने के लिए। So chemical coordination plants में कैसे होता है? You need to remember the name of the hormones first of all. Auxins, gibberellins, cytokinins, एब्सिसिक एसिड, और एक और मैं आपको बता देती हूँ इथाइलिन। ये इथाइलिन के बारे में कुछ बुक्स में दिया होता है। इथाइलिन का मेन फंक्शन क्या होता है, ये सब तो आपको एनसीईआरटी में मिलेगा ही। इथाइलिन का मेन फंक्शन क्या होता है, ये ना फ्रूट्स को जल्दी से पकने में हेल्प करता है, राइप करने में हेल्प करता है। मान लो आप ना मार्केट से कुछ फ्रूट्स लेकर आए हो जो अच्छे से राइप्ड नहीं है, कच्चे हैं अभी, ठीक से पके नहीं है, तो अगर आपके पास कोई भी और फ्रूट है जो अच्छे से राइप्ड है, आप उसको उस फ्रूट वाले ग्रुप में रख दो, तो उससे क्या होगा, जो भी राइप वाले फ्रूट्स हैं उनके अंदर इथाइलिन गैस होती है, वो इथाइलिन गैस रिलीज करेंगे। अब ये किस में हेल्प कर रहा है, राइपनिंग में हेल्प कर रहा है, अच्छे से फ्रूट्स को राइप कर देगा, तो ये गैस रिलीज करेगा क्योंकि ये ऑलरेडी राइप्ड है। बाकी के जो कच्चे फ्रूट्स होंगे वो भी धीरे धीरे राइप हो जाएंगे। सो फंक्शन आपको याद हो जाएंगे इसके। नाउ गेटिंग बैक टू द क्वेश्चन, केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ प्लांट हार्मोन्स। आपको एक और इसके नाम दिखेगा फाइटो हार्मोन्स। फाइटो मतलब क्या होता है, प्लांट्स। बायोलॉजी में ऐसी टर्म्स कितनी सारी मिलती है ना, तो एक बार याद कर लो, हर जगह आप उसको रिलेट कर पाओगे। फाइटो हार्मोन, जैसे हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था, फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब फूड, तो लाइट को यूज करते हुए खाना बनाना, दैट इज फोटोसिंथेसिस। यहाँ पर आ गया फोटोट्रोपिज्म, लाइट की तरफ मूवमेंट, तो इस तरीके से याद रखा करो। आगे देखो, इन मोस्ट ऑफ द रीजन्स वेयर डिवीजन टेक प्लेस, जहां पर डिवीजन होती है, जैसे मेरिस्टेमेटिक रीजन हो गया, स्टिमुलस या स्टिमुलाई सेल सीक्रेट केमिकल कंपाउंड्स हार्मोन। मेरिस्टेमेटिक रीजन्स में अलग से हार्मोन्स निकलते रहते हैं, जिसकी अभी हमने लिस्ट बनाई थी। दीज सब्सटेंसेस आइडेंटिफाई द इंफॉर्मेशन बाय स्टिमुलेटिंग द अदर नियर बाय सेल्स एंड कम्युनिकेटिंग द हार्मोन। जब भी हमने हार्मोन्स लिखे हो तो ट्रॉपिकल मूवमेंट वाले हार्मोन्स हो गए, ग्रोथ हार्मोन्स हो गए, या फिर कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, तो ऑक्सिन वाला आपने देखा कि किस तरीके से प्लांट मूव कर सकता है। ऑल्सो आपने सुना होगा टच मी नॉट प्लांट के बारे में, टच मी नॉट प्लांट, इसका साइंटिफिक नेम है मिमोसा पुडिंशिया करके कुछ है, मिमोसा पुडिंशिया। अब क्या होता है, टच मी नॉट जो प्लांट है ना, इसको आप जैसे ही टच करोगे तो इसकी लीव्स जो है वो बंद हो जाती हैं। अपनी एनसीईआरटी में देखना डायग्राम भी है, एक छोटी सी स्टेम होगी, पतली सी स्टेम होती है, उसके ऊपर ना इस तरीके से इसकी लीव्स प्रेजेंट होती हैं। तो जब हम इसको टच करते हैं इन लीव्स को, तो यहाँ वाली और यहाँ वाली लीव्स क्या करेंगी, आपस में ना बंद हो जाएंगी थोड़ी देर के लिए इस तरीके से। तो ऐसा क्यों होता है, देखो जैसे ही हमने टच किया, जैसे ही इसको टच किया बच्चों, तो इसके ऊपर ना हीट का ट्रांसफर हुआ। हमारी बॉडी के अंदर हीट है, हमने इसको टच किया, इस लीफ के अंदर एक इलेक्ट्रिक सिग्नल था, या वो जो हीट वाला सिग्नल था वो पूरे सेल्स तक गया। यहाँ पे टच किया था, वो नेक्स्ट सेल से नेक्स्ट सेल से नेक्स्ट सेल से नेक्स्ट सेल के पास चलता जाता है और यहाँ पर आ जाता है उसकी छोटी वाली स्टेम में। अब यहाँ पर आने के बाद इसको पल्विनाई बोलते हैं, पल्विनाई एरिया। यहाँ पर आके हो जाता है वाटर का लॉस, यहाँ पर पानी जो भी सेल्स में, अब आप सोच रहे होंगे वाटर का लॉस, इतना छोटा सा सेल है, इतना छोटा सा प्लांट है, तो क्या देखो यहाँ पर हम सेल्स की बात करें, हमने टच किया, थोड़ी सी हीट सेल्स के अंदर गई, वो हीट आगे ट्रांसफर हुई और नीचे वाले जो सेल्स थे ना, उन्होंने उस हीट की वजह से इस वाटर को लूज कर दिया, वाटर चला गया वहां से। वाटर सेल्स के अंदर था,
तभी वो सेल्स ऐसे पड़े हुए थे। जैसे ही वाटर लूज हुआ तो सेल्स कैसे हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे, श्रिंक होने की वजह से वो लीव्स ऐसे बंद हो जाती हैं। सो दिस इज द टाइप ऑफ केमिकल कोऑर्डिनेशन। सिग्नल को ट्रांसफर करने के लिए कोई न्यूरॉन थोड़ी गया है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेल्स के थ्रू एक केमिकल कोऑर्डिनेशन गया जिसकी हेल्प से वाटर का लॉस हो गया। तो ये एक एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ है एनसीईआरटी का। ये अगर आपको आंसर लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नीड फॉर अ सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एन ऑर्गेनिज्म। क्या जरूरत है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की, इतने सारे यूजेस है इसके। तो एन ऑर्गेनिज्म नीड्स टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस। पहला है टू सेव द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द हार्मफुल चेंजेस इन द एनवायरमेंट। वही रिफ्लेक्स एक्शन, पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है, तो स्टिमुलस का होना बहुत जरूरी है। और अगर स्टिमुलस है तो हमें उसको पहचानने की जरूरत है कि कैसा स्टिमुलस है। अगर नॉर्मल टेम्परेचर वाली प्लेट होगी तब थोड़ी हम हाथ हटाएंगे इतनी जल्दी। सो हमें उस स्टिमुलस को पहचानना है, सारी बॉडी को उस स्टिमुलस को पहचानते हुए कोऑर्डिनेट करना है, एंड वो कोऑर्डिनेशन केमिकल्स की हेल्प से हो जाता है। तो दैट इज व्हाई द नेम इज केमिकल कोऑर्डिनेशन या कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो अपनी बॉडी को सेफ रखने के लिए। नेक्स्ट, टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शंस। वॉलंटरी एक्शंस भी करने होते हैं। चोर को देखा तो हम बड़ी जोर से भागने लग जाते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ एड्रीनलिन हार्मोन। या फिर हमारे पीछे अगर कोई स्ट्रीट डॉग पड़ जाते हैं तो हम कितनी जोर से भागते हैं, वो हमारे ऊपर अगर बाग कर रहा होता है और हमें डर लगता है उससे, तो हम भागने की कोशिश करते हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ एड्रीनलिन हार्मोन। तो हार्मोन की वजह से एक एक्शन हुआ। उसके बाद इनवॉलंटरी एक्शंस तो आपको पता ही है बहुत सारे। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला सिस्टम। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ वी कैन से नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, हॉर्मोन्स वाला जो सिस्टम है। आगे देखो, टू हैव द कैपेबिलिटी टू थिंक एंड लर्न फॉर रिस्पॉन्डिंग टू एनी स्टिमुलाई। अगर टाइम वाली थिंकिंग वगैरह करनी है तो ब्रेन के ऊपर छोड़ दो, जल्दी से करना है तो स्पाइनल कोड है। ठीक है, यू कैन ऑल्सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ आर इनवॉलंटरी एक्शंस एंड रिफ्लेक्स एक्शंस डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हम इनवॉलंटरी और रिफ्लेक्स एक्शन अभी तक ऐसे ही कॉमनली यूज कर रहे थे कि भाई सेम चीज होती है, बट इनके बीच में भी डिफरेंसेस है। देखो ध्यान से, सबसे पहले इनवॉलंटरी एक्शंस की बात करते हैं। दीज एक्शंस विच अकर इमीडिएटली विदाउट एनी थिंकिंग, ये भी बिना थिंकिंग के हो रहे हैं, इसको इनवॉलंटरी एक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल्स देखो इसके, ब्रीदिंग जो अपने आप हो रहा होगा, हार्ट की जो बीटिंग होती है दैट इज ऑल्सो इनवॉलंटरी एक्शन। आपने खाना खाया, वो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर अपने आप चलता जाता है, दैट इज ऑल्सो एन इनवॉलंटरी एक्शन। ब्लड का सर्कुलेशन हम थोड़ी कर रहे हैं बटन दबाकर, अपने आप कंटिन्यूसली हो रहा है ना। किडनी के अंदर जो ब्लड फिल्टर हो रहा है दैट इज ऑल्सो हैपनिंग इटसेल्फ। दीज ऑल आर इनवॉलंटरी एक्शंस जो अपने आप हो रहे हैं, हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। रिफ्लेक्स एक्शन इससे भी ज्यादा जल्दी होता है। इट इज एन इमीडिएट रिस्पॉन्स टू एन इवेंट। ये तो होता रहेगा, इसके लिए हमें किसी स्टिमुलस की वेट करने की जरूरत नहीं है कि भाई अगर बाहर से लाइट आएगी तभी हम ब्रीदिंग करेंगे या फिर हार्ट जो है वो बीट करेगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। रिफ्लेक्स एक्शन के लिए जब कोई सडन रिस्पॉन्स हमें करना है, कोई स्टिमुलस आ गया अचानक से और उसकी तरफ हमें रिस्पॉन्ड करना है, दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन which does not require any processing by brain. ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर। इनवॉलंटरी एक्शंस में ब्रेन इन्वॉल्व होता है और स्पाइनल कोड भी होता है। रिफ्लेक्स एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कोड। स्नीजिंग, कफिंग, रिमूविंग प्लेट, रिमूविंग हैंड या रिमूविंग बॉडी या रिमूविंग मसल्स इफ एनी शार्प ऑब्जेक्ट, एनी हॉट ऑब्जेक्ट हैज टच्ड द स्किन, तो वो वाला एक्शन भी क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एक्शन हो जाएगा। इसमें आप वो डायग्राम भी बना सकते हो, फ्लो चार्ट जो आपको बताया था। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट नर्वस एंड हार्मोनल मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि ये दोनों अलग अलग फंक्शन, अलग अलग मैकेनिज्म है। नर्वस सिस्टम या नर्वस मैकेनिज्म, सारी जो ब्रेन और स्पाइनल कोड और नर्व्स की जो सिस्टम मिलकर बनाए, दैट इज नर्वस मैकेनिज्म। हार्मोनल मैकेनिज्म, हार्मोन्स वाला, इट इज अ फास्ट प्रोसेस, हार्मोन्स वाला स्लो प्रोसेस है। नाउ अंडरस्टैंड व्हाई अ स्लो प्रोसेस। पहले हार्मोन्स रिलीज होंगे किसी जगह से, हमारी बॉडी के अंदर स्पेशल प्लेसेस होते हैं जिनको ग्लैंड्स बोलते हैं, वो एक केमिकल रिलीज करते हैं जिसको बोल देते हैं हार्मोन।
अब जरूरी नहीं है जहां पर वो रिलीज हो रहा है वहीं पर उसका फंक्शन हो। जैसे अभी मैं एड्रेनलिन हार्मोन की बात कर रही थी, वो हमारे ब्लड के अंदर आ जाता है डायरेक्टली, तभी इनको एंडोक्राइन हार्मोन बोलते हैं। ब्लड के अंदर डायरेक्टली ये केमिकल्स रिलीज हुए, जहां इसकी जरूरत है वहां पर वो काम करने लग जाता है। होता कहाँ है, हमारे ब्लड के अंदर रिलीज हो जाता है। और एड्रेनलिन ग्लैंड है जो किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है, तो उसका कोई फंक्शन थोड़ी है किडनी के ऊपर ही काम करना है उसको, नहीं ना, उसको तो ब्लड में आकर हर जगह काम करना है। सो इट इज अ स्लो प्रोसेस, ब्लड में आएगा तब जाकर काम करेगा। वहीं पर नर्वस मैकेनिज्म वाला जो प्रोसेस है दैट इज ओवरऑल अ फास्ट प्रोसेस। आर्टरीज एंड ग्लैंड्स आर इफेक्टेड, इट इफेक्ट्स द टारगेट ऑर्गन। आ जाएगा ब्लड के अंदर बट काम वहीं करेगा जहां पर उसका रोल होने वाला है। वहीं पर नर्वस सिस्टम, आर्टरीज, ग्लैंड्स, यहाँ पर इफेक्ट पड़ने वाला है। देन नेक्स्ट, इट ट्रांसमिट्स इन इलेक्ट्रोकेमिकल फॉर्म। ये वही इम्पल्स की बात हो रही है जिसकी फॉर्म में केमिकल एक जगह से दूसरी जगह जाता है, जो मैं आपको बता रही थी, एक न्यूरॉन के पीछे न्यूरॉन लगा हुआ होगा और सिग्नल ट्रांसफर करेगा एक दूसरे को। इट ट्रांसमिट्स इन केमिकल फॉर्म, हार्मोन्स हैं ऑफकोर्स केमिकल की फॉर्म में ही जाएंगे, इससे ग्रोथ पर फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रोथ इज अफेक्टेड, यहाँ पर ग्रोथ पर फर्क हो रहा है, प्लांट के अंदर ग्रोथ ही सारा हार्मोन्स की वजह से हो रहा है। सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन नर्वस मैकेनिज्म एंड हार्मोनल मैकेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैनर इन व्हिच द मूवमेंट टेक्स प्लेस इन अ सेंसिटिव प्लांट एंड मूवमेंट इन आवर लेग्स। मूवमेंट तो दोनों जगह हो रही है, प्लांट्स में भी हो रही है, हमारी मसल्स के अंदर भी हो रही है, लेकिन उनके अंदर डिफरेंसेस क्या है, चलो देखो। द लीव्स ऑफ अ सेंसिटिव प्लांट लाइक मिमोसा, वही टच मी नॉट प्लांट, ये टच को लेकर सेंसिटिव है। वहीं पर अगर हम लेग्स की बात करें तो ये हमारे नर्व मसल्स के कंट्रोल में है और ये एक वॉलंटरी एक्शन है। इट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी पार्ट ऑफ द प्लांट, इट इज कंट्रोल्ड बाय ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। हमारी जितनी भी मस्कुलर मूवमेंट है या मसल वाली मूवमेंट है दैट इज कंट्रोल्ड बाय ब्रेन। वी डिसाइड वी हैव टू वॉक एंड देन वी फंक्शन। यहाँ पर कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है ब्रेन और स्पाइनल कोड का, सो इट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी पार्ट। नेक्स्ट, इन दिस सेल्स चेंज देयर शेप ऑन चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन देम। पानी कम हो जाता है क्योंकि हीट चली गई हमारे हाथ से या टच से, सो तभी उनके अंदर ये वाला एक्शन हुआ। यहाँ पर अमाउंट ऑफ वाटर का कोई रूल थोड़ी है, हमारे मसल सेल्स के अंदर पानी कम होगा तभी हम वॉक करेंगे। सो ये कंपैरिजन बनाना है ना, इसलिए हम ये वाले पॉइंट्स लिख रहे हैं। द मूवमेंट इन अ सेंसिटिव प्लांट आर नेस्टिक मूवमेंट, जो अपने आप हो रही थी नेस्टिक मूवमेंट। दो एग्जाम्पल्स थे ना इसके, एक तो क्लोजिंग ऑफ पेटल्स एंड ओपनिंग ऑफ पेटल्स जो थे रात के टाइम पे, दिन के टाइम पे किसके पेटल्स ओपन हो जाते हैं, एक एग्जाम्पल था मिमोसा वाला। द मूवमेंट इज ड्यू टू वॉलंटरी नर्वस सिस्टम। नेस्टिक मूवमेंट इसका एग्जाम्पल है, वॉलंटरी नर्वस सिस्टम हमारे लेग्स वाला एग्जाम्पल है। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। सो दैट्स इट बच्चों, द चैप्टर इज कंप्लीटेड। सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, थोड़े से ज्यादा क्वेश्चंस है इसके अंदर। आई होप आपको समझ आया होगा, आपके पास डायरेक्ट आंसर्स है इसके, बट कोशिश करना आप अपनी लैंग्वेज में लिखो क्योंकि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझाए गए हैं। आपके पास एनसीईआरटी है, उसको 2-3 बार रीड करो। जब तक आपको एनसीईआरटी आपके टिप्स पर नहीं हो जाती ना, तब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। तो आपको खुद मेमोराइज करना है। आई होप समझ आया होगा। ऑल द बेस्ट, वी विल सून कम अप विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।